वो धीरे से अपने लेज के किनारे पर आता है, ब्रिंक तक आता है और एक लेग पर जो है वहां पर खड़ा हो जाता है विद द अदर लेग व्हिच वाज हिडन अंडर द विंग। उसके विंग के अंदर जो है दूसरा लेग हिडन था। स्क्रीम्ड विद फ्राइट, थोड़ा तो डर लगा होगा ऑब्वियसली, तो वो डर से चीखता है। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, फिर उड़ने की कोशिश कर रहा है, फ्लैप कर रहा है विंग्स को, वहां से उठ रहा है। इस चैप्टर में, स्टोरी में हम दो अलग अलग प्लेन्स की बात करेंगे। द अदर वन इज द ब्लैक एरोप्लेन। मैं एक ओबीडियंट चाइल्ड, एक वफादार बच्चे के जैसे उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के पीछे पीछे जाने लगा। हो सकता है कॉन्शियसली उन्हें उस टाइम पर नहीं लग रहा हो, बट कुछ कुछ करके उन्होंने खुद को बाहर निकाला है। कमेंट सेक्शन में ना ये फियर इमोजी स्पैम कर दो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको किसी चीज से डर लगता हो बट फिर भी वो करना पड़ता है। अब उसमें स्टेज फियर भी हो सकता है, बिना सपोर्टर्स के बाइसिकल चलाना भी हो सकता है, एग्जाम्स भी हो सकते हैं, और ऑनेस्टी से आप अगर इंग्लिश स्पीकिंग से डरते हो ना तो वो भी आप लिख सकते हो। क्योंकि आज जिस चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं वहां ऐसे ही दो कैरेक्टर्स से हम मिलेंगे। एक है बेबी सीगल और एक है हमारे पायलट। क्या ये दोनों अपने फियर्स के आगे गिव अप कर जाते हैं या उन्हें ओवरकम करते हैं? We will figure it out in this chapter. So hello my amazing students, welcome to Science and Fun Education. I am Deepika, your English educator, और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th का एक important chapter which is two stories about flying. अब टू स्टोरीज क्यों है? क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम दो डिफरेंट कहानियां पढ़ेंगे। एक जिसमें हमारे प्रोटैगनिस्ट है एक बेबी सीगल और दूसरा जिसमें हमारे प्रोटैगनिस्ट है एक पायलट। नाउ वन बाय वन विल कवर बोथ ऑफ देम। हम पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे पहले चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट से, नॉट चैप्टर बट पहली स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट से, जो कि आप डेफिनेटली इमेजेस से समझ गए होंगे दैट यहाँ पर जिसकी फर्स्ट फ्लाइट की बात हो रही है वो है एक बेबी सीगल विच इज अ वाटर बर्ड। इसके बाद हम इस ही चैप्टर के टाइटल पर बात करेंगे, विल टॉक अबाउट थीम्स। फिर हम ब्लैक एरोप्लेन की स्टोरी को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, विल टॉक अबाउट दैट चैप्टर एज वेल। एंड टुवर्ड्स द एंड हम दोनों के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अपने इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। तो बिना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए आप लोगों को इस लेक्चर से नहीं गायब होना है, राइट? और जो एंड तक इस लेक्चर को देख रहे हैं मुझे जरूर अपनी अटेंडेंस दिया करो कमेंट्स में। चेक कर रही होती हूँ कि कौन ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इतने हल्के में भी इंग्लिश को नहीं लेना चाहिए। सो विल बिगिन विद दिस वेरी फर्स्ट स्टोरी। हम सबसे पहले लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को कवर करेंगे। नाउ यहाँ पर हिज फर्स्ट फ्लाइट किसके रेफरेंस में है? नाउ यू अंडरस्टैंड, ये बेबी सीगल के रेफरेंस में है। सो द चैप्टर बिगिंस विद द लोकेशन ऑफ द सीगल, कि भाई वो यंग सीगल बैठा कहाँ पर है। तो यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज, अपने लेज पर। कुछ इस तरह से एक नैरो पीस ऑफ रॉक को लेज कहा जाता है, वहां पर वो अकेला बैठा हुआ है। देयर इज नोबडी विद हिम। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके भाई और जो बहन है वो पहले ही उड़ चुके हैं, यानी कि वो उड़ना सीख चुके हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, और उसे लग रहा है बहुत बहुत डर। अब इसे नहीं पता है ना कि डर के आगे जीत है, राइट? इसका तो मतलब वो कौन सा ऐड है, जरा मुझे कमेंट्स में बताओ किसका ऐड आता है ये। हर बार मैं बच्चों से क्लास में पूछती हूँ और हर बार मैं भूल जाती हूँ। जरा मुझे बताओ ये किसका ऐड है कि डर के आगे जीत है। तो यहाँ पर यंग सीगल को अभी ये आइडिया नहीं लग पाया है, बट लेट्स सी कि क्या होता है। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. और ऐसा नहीं है कि he was not trying, वो जैसे ही अपने विंग्स को फ्लैप करने की कोशिश करता था, वो फियर के वेस्टिजेस उसके अंदर आते थे, वो ट्रेसेस फियर के उसके अंदर आने लग जाते थे। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी। नाउ दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी, कि भाई सामने सिर्फ और सिर्फ वाइड एरिया नजर आ रहा है सी का, दैट्स इट, which was stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. अब आप इमेजिन करो दैट यू आर यंग सीगल और आपके सामने जो है सिर्फ और सिर्फ आपको सी नजर आ रहा है, और वहां आपको अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेनी है, वो पहली उड़ान भरनी है। तो कैसा आपको लगेगा? आपको डर भी लगेगा एंड आपको लगेगा कि अब बहुत सारे थॉट्स आएंगे दिमाग में कि यहाँ इतने ऊंचाई से अगर मैं उड़ने की कोशिश करता हूँ और अगर मैं नीचे गिर जाता हूँ, तो आप अपने नीचे जो भी वाटर है वो उस पर फोकस करोगे, तो यू विल फील कि ये तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, और इस वजह से भी आपको मन में और डर लगने लगता है। He felt certain that his wings would never support him. वो श्योर था, सर्टन का मतलब हो गया श्योर। वो श्योर था कि भाई मेरे विंग्स यहाँ मुझे सपोर्ट नहीं करने वाले हैं।
अब ये तो वही बात हो गई ना, मतलब आपका तो अस मोमेंट चल रहा होगा, बिकॉज़ कई बार बच्चों को भी बोलते सुना, नहीं मैम हमसे तो नहीं हो पाएगा, हमें आंसर लिखना ही नहीं आ पाएगा। अरे कैसे आएगा, जब तक पेन पेंसिल उठाकर पेपर पर लिखना नहीं शुरू करोगे, कैसे आपको आंसर राइटिंग आएगा, राइट? तो सेम बात यहाँ पर बेबी सीगल भी बोल रहा है। उसको श्योर था कि उसके विंग्स उसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो वो embarrassment में अपना सिर नीचे करके वापस उस ledge में चला जाता है जहां वो रात भर सोया था. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. सोचो, उसके भाई बहन जिनके विंग्स कंपैरेटिवली यंग सीगल से साइज में छोटे थे, वो भी भाग रहे थे ब्रिंक की तरफ, उस लेज के एज की तरफ, फ्लैप कर रहे थे अपने विंग्स को, मूव कर रहे थे अपने विंग्स को, और वो वहां से आराम से उड़ पा रहे थे. ही फेल्स टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज. वो यहाँ पर हार गया. वो अपनी उस करेज को गैदर नहीं कर पाया. मस्टर अप का मतलब होता है टू कलेक्ट, टू गैदर द स्ट्रेंथ. वो उस करेज को, उस माइट को इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा था कि वो पहली प्लंज ले, उस जंप वो एक बार भी ट्राई करे, विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट. वो करना भी चाहता था बट वो कर भी नहीं पा रहा था. तो दिस वाज सो डिफिकल्ट फॉर हिम कि कैसे वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले. इमेजिन एक बर्ड जो उड़ना चाहती है बट उड़ नहीं पा रही है. वाई? बिकॉज वो अंडर कॉन्फिडेंट है. तो ये सारा डिस्क्रिप्शन हमारे सामने सीगल की कैसी इमेज को क्रिएट करता है. द सीगल वॉज अंडर कॉन्फिडेंट, है ना. अभी यहाँ पर आपको वो कॉन्फिडेंस की कमी दिखेगी. आपको साथ ही साथ अगर मैं एक वर्ड में इनके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने कहूँ तो आप बोल सकते हो कि सीगल वॉज अ बिट पेसिमिस्टिक. पेसिमिस्टिक हो गया, जो नेगेटिव सोचता है, मुझसे तो होगा ही नहीं, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है. बिना कुछ ट्राई किए ही जब आप अपने दिमाग में ये सब नेगेटिविटी बिठा लेते हो, तो इनिशियली, अच्छा ये हम अभी शुरू में ही देख पा रहे हैं, क्या पता कुछ चेंजेस आए आगे. वी विल फिगर इट आउट, राइट. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. Now parents, they were trying their best. डांट भी रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं, हर चीज यहाँ पर हो रही है फॉर बेबी सीगल. अपब्रेडिंग हिम का मतलब उसको डांटना, स्कोल्डिंग, ठीक है. श्रिली एक हाई पिच नॉइज में उसको डांट रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं. थ्रेटनिंग इज डराना, कि भाई अगर तुम उड़ोगे नहीं तो यही तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, बैठे रहो आज. जैसे हमारे पेरेंट्स भी करते हैं कई बार हमारे साथ. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. लेकिन इतना कुछ हो गया, इतनी कोशिश वो खुद भी लगा हुआ है करने में, पेरेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन वो एक डिग्री भी वहां से मूव नहीं करता है. सो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ वो नेगेटिव थॉट की वजह से, वो अंडर कॉन्फिडेंट होने की वजह से कि अपने विंग्स पर ही उसे भरोसा नहीं था. ही वॉज नॉट श्योर कि वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट कैसे ही ले पाएगा. ही वॉज अ बिट थ्रेटन्ड एंड ही वॉज स्कैर्ड ऑफ दैट फर्स्ट फ्लाइट. दैट वॉज 24 hours ago, और ये सब कुछ 24 घंटे पहले वहां पर हो रहा था. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम. तब से लेकर अभी तक ना कोई उसके पास नहीं आया. क्यों? क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभार आप जिद करने लगते हो किसी चीज की, और मानते नहीं हो पेरेंट्स की बात, तो आपसे भी फिर शायद कभी कोई बात नहीं करता होगा. तो एक ऐसा बड़ा ही होमली सिनेरियो हम यहाँ पर देख रहे हैं, विच इज वेरी नोन टू अस. वी आर वेरी फेमिलियर टू दिस सिचुएशन. हमारे हाउस होल्ड में तो ये सब आम बात है. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. उससे पहले दिन उसने अपने पेरेंट्स को भाई बहनों के साथ उड़ते हुए देखा. यू नो, दे वर हैविंग देयर फैमिली मोमेंट, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट. पेरेंट्स जो है वो बाकी भाई बहनों को परफेक्ट बना रहे हैं, उड़ने में हेल्प कर रहे हैं. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव, सिखाया जा रहा है कि कैसे क्विकली डाइव करना है अगर वेव आ जाए. सो पेरेंट्स, दे वर टीचिंग, राइट. एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. इनका तो फेवरेट फूड आइटम होता है, तो फिश के लिए डाइव कैसे मारनी है ये भी वो देखता है कि पेरेंट्स कितने अच्छे से मेरे भाई बहनों को सिखा रहे हैं. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. और उसने तो अपने भाई को पहली हेरिंग भी पकड़ते हुए देखा. हेरिंग इज बेसिकली अ टाइप ऑफ फिश, और कितने मजे से वो इसे एंजॉय कर रहा है, खा रहा है. उसने ये भी पूरा वहां पर विटनेस किया. Standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. वो तो अकेला वहां उस लेज पर खड़ा है, वो ये सब देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है. बुरा भी लग रहा होगा, और देख रहा है कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चे की इस अचीवमेंट पर क्या कर रहे हैं, उसको
अपनी ही साउंड में, ऑब्वियसली जैसे मैं अगर प्राउड हूँ अपने स्टूडेंट्स पर तो मैं क्लियरली बोलूंगी आई एम प्राउड ऑफ यू, बट सीगल्स तो ऐसे नहीं बोलेंगे ना, उनकी तो ये लैंग्वेज नहीं है, तो वो अपनी कैकल जो उनकी साउंड है उसमें जो है अपने बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, उसे प्रेज कर रहे हैं. And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his coward eyes. और बाकी पूरा टाइम क्या कर रही थी फैमिली जो है, वो ऐसा लग रहा था कि सीगल को सामने वाले क्लिफ से टॉन्ट मार रही है उसकी कायरता पर. ठीक है, क्योंकि वो इतना करेज नहीं गैदर कर पा रहा है कि वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले. वरना सोचो, यहाँ बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ एक स्लॉट जो है हमारे बेबी सीगल का मिसिंग है. बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं. हमारा बैच 2.0 लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम लोग रोज आके आपको लाइव पढ़ाने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट. इसमें 9 से लेकर 12 तक सारे बैचेस आपको हमारे ऐप पे मिलेंगे. साइंस के साथ साथ कॉमर्स, एनडीए और सीयूईटी के भी बैचेस अवेलेबल हैं. तो फिर देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए और फर्स्ट पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करो और बनो साइंस एंड फन के पेड बैच का हिस्सा. याद रहे, जो डिस्काउंट है सारे पेड बैचेस में वो लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड है. अब वीडियो में आगे बढ़ते. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. अब सन राइज हो रहा था. असेंडिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, सन वॉज राइजिंग, और उसके लेज पर जो है अब सन की जो शाइन है, जो रेज है, वो पड़ रही हैं. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. और खाना कुछ खाया नहीं है, बॉडी इतनी वीक हो चुकी है, तो सनलाइट भी अब उसे फील हो रही थी, एज इफ उसका जो एम्प्टी स्टमक है, इट वॉज एब्जॉर्बिंग दैट सनलाइट फॉर एनर्जी. तो उसको फील हो रही थी वो वार्मथ सनलाइट की, क्योंकि उसने खाया नहीं था. ओके. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. और वो क्या करता है, जैसे आप लोगों ने अगर कभी इस तरह की बर्ड्स को देखा हो, नोटिस किया हो, तो वो एक पैर पर भी अपने लेज पर खड़े हो जाते हैं. तो वो धीरे से अपने लेज के किनारे पर आता है, ब्रिंक तक आता है, और एक लेग पर जो है वहां पर खड़ा हो जाता है विद द अदर लेग विच वॉज हिडन अंडर द विंग. उसके विंग के अंदर जो है दूसरा लेग हिडन था. दैट टिपिकल स्टाइल ऑफ बर्ड्स स्टैंडिंग ऑन द लेज. ही क्लोज्ड वन आई, एक आंख बंद कर लेता है अपनी, देन दी अदर, और फिर दूसरी आंख बंद कर लेता है. प्रिटेंडेड कि भैया चक्कर आ रहे हैं, खूब एक्टिंग हो रही है, नींद आ रही है, थकान हो रही है, कि पेरेंट्स थोड़ा सा कन्विंस हो जाए, खाना ले आए, मेरा प्यारा बच्चा भूखा है, ऐसा कुछ कुछ हो जाए. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. लो, फिर भी पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें कि ये भूखा हो चाहे कुछ हो. He saw his two brothers and his sisters, not sisters, sister, एक ही बहन है, lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. फिर उसकी नजर अपने भाइयों और बहन पर पड़ती है. They were sleeping. Dozing means sleeping. मजे से सो रहे थे. और इस तरह से, you know, this whole expression is actually represented through this image. ये जो लाइन लिखी हुई है ना, with their heads, उनके जो हेड्स है sunk into their necks, इस तरह से बर्ड्स अगर आपने कभी देखी हो तो समझ जाना कि वो सो रही हैं. आपको उन्हें डिस्टर्ब किसी भी हालत में नहीं करना है. तो भाई और बहन जो ऐसे सो रहे थे मजे से, और ये कौन ऑब्जर्व कर रहा था, बेबी सी. His father was preening the feathers on his white back. And father, what was he doing? He was preening. See, this is called preening. अगर आप ध्यान से देखो किस तरह से बर्ड जो है अपने फेदर को थोड़ा सा मेंटेन करते हैं, ग्रूम करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड प्रीनिंग. तो फादर ये कर रहे थे. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. मदर की नजरें थी सीगल पर, देख रही हैं दूर. करो बेटा, एक्टिंग करो, मैं यही हूँ, देख रही हूँ तुम्हें. She was standing on a little high hump on the plateau. अब वो उस प्लेटू के थोड़े से ऊंचाई पर खड़ी थी. Her white breast thrust forward, आगे की तरफ उनकी बॉडी जो है फोर्स लगा रही थी. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet. और बार बार वो एक चीज कर रही थी. क्या कर रही थी? एक्शन. लुक एट हर एक्शन. वो फिश के एक पीस को बार बार टीयर कर रही थी जो उनके पैरों पर पड़ा हुआ था. And then scraped each side of her beak on the rock. और फिर अपनी बीक को रॉक के दोनों तरफ इस तरह से स्क्रैप कर रही थी ताकि अपने बीक्स को थोड़ा सा शार्प बनाए एंड मस्त टीयर करके उस फिश को इंजॉय करे. The sight of the food maddened him. Very important line from the chapter. जैसे ही सीगल की नजर खाने पर पड़ती है वो एकदम पागल हो जाता है. उसको देखते ही लगता है कि अरे
खाना मेरे सामने, आप इमेजिन करो खुद, अगर 2 दिन से आपने खाना ना खाया हो, व्हाट विल हैपन टू यू? इवन इफ अगर आपके सामने बॉटल गर्ड या ऐसी कोई सब्जी बनी है जो आपको नहीं पसंद, फिर भी आपको भूख तो लगेगी, पेट में चूहे तो कूदेंगे, आपका मन करेगा उसको जाकर खाने का। तो ऐसा ही हो जाता है बेबी सीगल के साथ। द साइट ऑफ द फूड, जैसे ही उसके सामने वो खाने का सीन आता है, वो अपनी फेवरेट फिश को देख रहा है और एकदम से समथिंग केम इनटू हिम एंड इट मैडन्ड हिम। वो एकदम पागल हो जाता है। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, उसे कितना पसंद था जिस तरह से उसकी मदर जो है उस फिश को टीयर कर रही थी। Trapping his beak now and again to wet it. Wet it means to sharpen it. Look at the spelling of this wet. W-H-E-T. Okay? मदर को पता था कि मेरे बच्चे को ये सब पसंद है, तो वो डेलिबरेटली ये सब कर रही थी ताकि इसको थोड़ा सा लालच आए एंड क्या पता ये अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ले। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। वो वहां से बेचारा सीगल जो है वो अपने ही साउंड में बोलता रहा कि मदर प्लीज गिव मी सम फूड। गा कोल आ ओ शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली। बट मदर जो है वो डांट रही है और इस तरह से डांट रही है कि उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं है। सो दिस वर्ड डिराइसिवली इट मींस कि शी डजंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम बोलते रहो। डांट रही है, वो टोन भी मार रही है, डांट भी रही है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन फिर भी वो दुखी टोन में, प्लेंटिवली मीन्स इन अ वेरी सैड मैनर, वो बोलता रहा, खाना मांगता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। और ये सारी रिक्वेस्ट वेस्ट नहीं गई, एकदम से 1 मिनट के अंदर एक खुशी की चीख उसके मुंह से सुनाई देती है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। क्यों खुश था वो? क्योंकि उसकी मदर जो है वो उसकी तरफ खाना लेकर आ रही थी। ही लीन्ड आउट ईगरली, और वो भी बड़ी एक्साइटमेंट में आगे की तरफ बेंड होता है, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, एकदम प्रिपेयर था अपनी फीट से रॉक को टैप कर रहा है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। सामने से मदर आ रही है तो ये भी यहाँ से कोशिश कर रहा है कि मदर के पास जल्दी जल्दी पहुंच जाता हूँ सो दैट आई कैन हैव माई फूड। बट व्हेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, बिल्कुल सामने जब मदर पहुंच गई थी, शी हॉल्टेड, वो रुक जाती है, स्टॉप्ड, फिर आगे नहीं बढ़ती है। हर विंग्स मोशनलेस, विंग्स मूव करना बंद कर देते हैं। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। बस वो जो पीस था ना फिश का, वो सीगल के पास पहुंचने पहुंचने तक ही एकदम हॉल्ट आ जाता है। राइट? तो अब ये क्या हो गया कि मदर आगे क्यों नहीं आ रही है? भूख लगी थी बेबी सीगल को, तो खाना देने इतनी दूर से आई, तो फिर यहाँ पर क्यों रुक गई? ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। पहले तो थोड़ा उसने वेट किया कि क्या पता मदर कुछ और उसमें ऐड वैड कर रही हो। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, सोच रहा है कि पास क्यों नहीं आ रही है मदर। एंड देन सडनली मैडन बाय हंगर, वो तो भूख से एकदम पागल हो गया था। ये स्निकर का एड वाला सिचुएशन यहाँ पर हो गया इसके साथ। ही डाइव्ड एट द फिश। अब रहा नहीं जा रहा था, बहुत तेज भूख लगी है, चूहे कूद रहे पेट में। वो फिश की तरफ डाइव मारता है। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. और एक लाउड स्क्रीम, एक चीख सुनाई देती है, लेकिन वो कहाँ आ जाता है? वो हवा में होता है। He fell outwards and downwards into space. वो लेज के बाहर, थोड़ा नीचे की तरफ स्पेस में आ जाता है। Now स्पेस का मतलब अर्थ से बाहर की बात नहीं हो रही। आई होप यू अंडरस्टैंड। Then a monstrous terror seized him. Monstrous क्यों बोला है? टेरर को, टेरर मतलब हो गया फियर। मॉन्स्ट्रस, मॉन्स्टर वर्ड से ही कनेक्ट कर लो। मॉन्स्टर एकदम खतरनाक राक्षस। मॉन्स्ट्रस यहाँ पर क्या बता रहा है? बहुत ही भयंकर। फियर जो है वो एकदम से पकड़ लेता है सीगल को, यानी कि उसके मन में डर आ जाता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल एंड हिज हार्ट स्टॉप्ड मूविंग। He could hear nothing, उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, but it only lasted a minute। लेकिन ये fear थोड़ी देर रहा, बस 1 मिनट के लिए। The next moment he felt his wings spread outwards। अगले ही moment उसने अपने wings को बाहर spread किए। The wind rushed against his breast feathers। वो wind को feel कर पा रहा था कुछ इस तरह से अपनी breast feathers के पास। Then under his stomach and against his wings, अब हवा में था तो हवा feel हो रही है। He was enjoying। He could feel the tips of his wings cutting through the air। अब उसे फील हो रहा था कि उसके जो विंग्स की टिप है ना वो हवा को चीरती हुई जा रही है। He was not falling headlong now। अब वो, आप ऐसे समझो कि अभी अभी नया नया उसने उड़ना सीखा है। He was not falling headlong now। headlong मतलब होता है with great speed और without thinking।
एकदम पहला जब उसने जंप लिया तो उस टाइम उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट अब जैसे ही उसने थोड़ा-सा टाइम खुद को दिया, ही कुड अंडरस्टैंड कि ओके अपनी स्पीड को भी मुझे थोड़ा-सा बैलेंस करना है। ही वाज़ सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। अब वो क्या कर रहा था? सोअरिंग का मतलब फ्लाइंग और राइजिंग हायर इन द एयर, दिस इज़ कॉल्ड सोअरिंग। तो पहले वो थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर धीरे से नीचे की तरफ आ रहा है। सो अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, ही वाज़ एन्जॉयिंग, ही वाज़ फ्लाइंग, ही वाज़ नो लॉन्गर अफ्रेड। अब डर भी नहीं लग रहा था, बस थोड़ा-सा डिज़ी उसे फ़ील हुआ, थोड़ा-सा चक्कर सा आने लगा। देन ही फ्लैप्ड हिज़ विंग्स वन्स एंड ही सोअर्ड अपवर्ड्स, लेकिन उसने हार नहीं मानी, ही डिडन्ट गिव अप। फिर उसने अपने विंग्स को फ्लैप किया और आगे बढ़ा। गा, 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 गा कोला, हिज़ मदर सूप्ड पास्ट हिम। अब देखो मदर इज़ आल्सो हैप्पी, मदर के भी एफर्ट्स यहाँ पर फ्रूटफुल हो गए, है ना? हर सन वाज़ फ्लाइंग ब्यूटीफुली, इतने अच्छे से बोल रहे थे, और मदर जो है वो आस-पास से गुज़र रही हैं। सूप्ड पास्ट हिम मीन्स एकदम स्पीड से मदर जो है साइड से निकल रही है। मूव रैपिडली डाउनवर्ड्स थ्रू द एयर। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम। तो जहाँ से मदर मोटिवेट कर रही है, यहाँ से ये भी मदर को शायद थैंक यू बोल रहा हो। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर फादर आ जाते हैं। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग, फिर भाई दोनों और एक बहन जो थी वो भी उसके आसपास आ जाते हैं। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। कर्वेटिंग मीन्स दे वर जंपिंग, दे वर बैंकिंग। एक विंग ऊपर जब एक विंग नीचे होता है तो उस मूवमेंट को बैंकिंग कहा जाता है। सो द एंटायर फैमिली वाज देयर एंड दे वर सेलिब्रेटिंग। आप देखो कितना अच्छा रिएक्शन है फैमिली का। दे वर सेलिब्रेटिंग। तो क्वेश्चन आ जाता है कि रिएक्शन क्या था फैमिली का? हाउ डिड द फैमिली रिएक्ट? तो हमें पता है कि दे वर नॉट सैड, दे वर हैप्पी। जब उनको रियलाइज हुआ दैट सीगल टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट, देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। बस उसके बाद तो सीगल भूल गया कि उसे उड़ना नहीं आता, ऐसा कुछ उसके दिमाग में नहीं था। एंड ही कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रिली। और उसने खुद को भी प्रेज किया, कमेंड किया, तारीफ की खुद। यस आई कैन डू इट, एंड ही वाज डूइंग ग्रेट। वो कभी ऊपर उड़ रहा है, कभी कर्व ले रहा है, चीख रहा है अपनी ही लैंग्वेज में। ही वाज नियर द सी नाउ, अब वो सी के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। अब वो सी के पास पहुंच जाता है, सामने उसके वो ओशन है, वो सी है। ही सॉ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। उसे पानी के नीचे क्या दिख रहा था? पूरा ग्रीन नजर आ रहा था, विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड पॉड amusedly. So he could see the plants जो पानी में होते हैं, ठीक है, aquatic plants उसे दिख रहा है, इस वजह से वो थोड़ा ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है। तो he could visualize everything जो अभी तक सिर्फ उसके पेरेंट्स एंड बाकी फैमिली मेंबर्स कर पा रहे थे। His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. अब इस ग्रीन फ्लोरिंग पर ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स और जो भाई और बहन वो पहले पहुंच गए। दे वर beckoning to him, वो उसे बुलाने लगे कि कम क्विकली। beckoning इज सिग्नलिंग, इस तरह से सिग्नल करके अपने तरीके से, ऑफ कोर्स अपने विंग्स, अपने साउंड से वो बुलाने लगे सीगल को। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। सीगल ने अपने पैरों को ड्रॉप किया उस पानी में, वहां पर खड़े होने के लिए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसके पैर पानी में एकदम डूब गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, थोड़ा तो डर लगा होगा ऑब्वियसली, तो वो डर से चीखता है। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, फिर उड़ने की कोशिश कर रहा है, फ्लैप कर रहा है विंग्स को, वहां से उठ रहा है। बट ही वॉज टायर्ड, बट वो थक चुका था, एंड वीक विद हंगर, खाया भी नहीं था इतना। एक्सरसाइज भी तो लग रहा है, पूरा बॉडी मूव कर रही है यहाँ पर। एंड ही कुड नॉट राइज, उठ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड यानी टायर्ड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। स्ट्रेंज क्यों बोला? क्योंकि ये पहली बार वो अपनी लाइफ में ये सब कर रहा था, राइट? सो ही वॉज टायर्ड। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर जो है पूरी तरह से ग्रीन सी में डूब जाते हैं। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, फिर उसका बेली एरिया जो है वो उसे टच करता है पानी को। सो ही वॉज enjoying, he was experiencing it on his own, and he sank no farther, उसके आगे वो ज्यादा नहीं गया। He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. तो फैमिली वॉज देयर सेलिब्रेटिंग विद हिम, उसको खाना भी ऑफर कर रहे हैं। डॉग फिश अनदर वेराइटी, जैसे हेरिंग के बारे में हमने देखा, वैसे ही डॉग फिश भी एक टाइप की फिश है। सो दे वर इंजॉइंग, दे वर हैप्पी कि चलो ही टुक हिज फर्स्ट फ्लाइट, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। स्टोरी एंड्स हियर। तो हमें पता चल गया कि सीगल ने अपने फियर के आगे गिव अप नहीं किया है, रादर ही ओवरकम इट। ओके, ही ओवरकेम इट, नॉट ओवरकम, ही ओवरकेम इट। तो यहाँ सबसे पहली बात जो हम सीखे और समझे वो यही है कि हम सोचते हैं कुछ ऐसा बड़ा स्टेप लेने से पहले कि कुछ एक्सटर्नल हमें हेल्प मिलने वाली है, कुछ ऐसा बहुत अमेजिंग, कुछ अलग होगा तो हम अपना ये पहला स्टेप लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है।
हमेशा हमें डर लगता है उस पहले स्टेप से, विच फर्दर लीड्स ऑन टू दैट रोड ऑफ सक्सेस, है ना। फाइनल डेस्टिनेशन तक तो वो पहली सीढ़ी ही पहुंचाएगी ना, सीढ़ी का पहला स्टेप ही पहुंचाएगा ना। अगर आप आज ये सोच के चलो कि जितना सिलेबस है वो एक ही दिन में कर लोगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। वन बाय वन यू विल हैव टू गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स, राइट। तो भाई यही काम हमारे सीगल ने किया, एक एक करके पहली फ्लाइट ले ली। अब यहाँ पर नो डाउट कि ही वॉज नॉट मिस्टर परफेक्शनिस्ट, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छा नहीं कुछ किया, लेकिन एटलीस्ट ही वाज एक्सपीरियंसिंग। अपने फेलियर्स से उसने सीखा, उसे समझ में आया कि भैया फर्स्ट फ्लाइट तो लेनी पड़ेगी। और अब आप देखो कितना डिफरेंस आया। पहले इनिशियली ही वाज अंडर कॉन्फिडेंट, ही वाज पेसिमिस्टिक, लेकिन अभी यहाँ पर ही वाज फिल्ड विद एंथुजियाज्म एंड एनर्जी। ठीक है, वाज फिल्ड विद एनर्जी। और आप यहाँ पर उसके अंदर एक न्यूली बॉर्न ऑप्टिमिज्म देखोगे। मैंने क्या लिखा है, ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर उसका यहाँ पर हम देखने लगते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर। तो बहुत डिफरेंस आता है हमारे सीगल में जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थीम। इस चैप्टर की थीम पर जरा बात कर लेते हैं। सबसे पहली, एन ऑब्वियस कॉन्करिंग फियर, विनिंग ओवर फियर, विक्ट्री ओवर फियर, जो कि सीगल अचीव कर लेता है। उसके मन में जो उसके उड़ने का और हाइट्स का डर था वो वहां से चला जाता है। देन परसिवियरेंस, की भाई देखो सेटबैक्स तो सबकी लाइफ में आते हैं, फेलियर्स सबकी लाइफ में आते हैं। सो डिस्पाइट फेलियर्स द सीगल कीप्स ट्राइंग अंटिल ही टेक्स फ्लाइट। देखा आपने कितनी बार वो पानी के अंदर भी चला जा रहा था, सिंक पूरा हो जा रहा था, लेकिन फिर भी ही ट्राइड फ्लैपिंग हिज विंग्स और फिर वापस उड़ रहा था। एग्जॉस्ट भी हो रहा था, थक भी रहा था, लेकिन ही डिडंट गिव अप, राइट। तो उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम जो इस चैप्टर से मिलती है वो है हंगर एज मोटिवेशन। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है कि हंगर ने मोटिवेशन का काम किया फॉर सीगल, कि अनएक्सपेक्टेड मोटिवेशन थी ये। बाहर से मोटिवेशन की उम्मीद में शायद सीगल बैठा था, जैसे आप लोग कई बार करते हो, मैम मोटिवेशन दे दो, मैम मोटिवेशन दे दो, मैम आप कुछ मोटिवेशनल लाइंस बोल दो। अरे ऐसे थोड़ी मोटिवेशन आता है, आपको नहीं पता चलेगा, अनएक्सपेक्टेड मैनर में। और मैं तो ये बिलीव करती हूँ कि मोटिवेशन अंदर से आता है, अपने आप से। जब आप अपनी खुद की प्रोग्रेस को एनालाइज करते हो कि लास्ट टाइम हमने ऐसे किया, अब हम इससे बेटर करेंगे, इस तरह से मोटिवेशन आप अचीव करते हो। तो सीगल को एक अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में मोटिवेशन मिला उसकी हंगर से। अब जब भूख लगी है तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना। सो हंगर सर्व्स एज अ कैटलिस्ट फॉर द सीगल्स फर्स्ट अटेम्प्ट। सीगल को बस वो फर्स्ट अटेम्प्ट लेने पर डाउट हो रहा था, जहां हंगर ने अपना रोल प्ले कर दिया। अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, और शायद उसने सोचा भी नहीं होगा कि मैं इतना केपेबल हूं टू फ्लाई। इनिशियली ही वाज डाउटिंग हिज ओन विंग्स, अपने विंग्स पर ही उसे डाउट था। ये सबके साथ होता है, हमें लगता है कि दूसरा इंसान इज वे बेटर देन अस, बट व्हाट वी फॉरगेट इज हमारे अंदर भी वही पोटेंशियल है, हम भी तो वैसे ही हैं, हम बस थोड़ा सा डाउट खुद पर करने लग जाते हैं, तो वो नहीं करना है। और ग्रेजुअल प्रोग्रेस की बात ये चैप्टर हमें सिखाता है कि फर्स्ट फ्लाइट एकदम परफेक्ट हुई ऐसा तो हमने नहीं देखा, शेकी थी, है ना, थोड़ी सी चाल शेकी शेकी हो गई थी सीगल की। किस सेंस में मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि भाई ऐसा नहीं था कि ही वॉज नॉट एग्जॉस्टिंग, थक नहीं रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। पहली बार में ही बहुत लंबी उड़ान ले ली, ऐसा नहीं था। वो बार-बार अपनी अ, उस फ्लाइट को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। एंड उसके बाद देखो पहली फ्लाइट लेना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो पेरेंट्स एंड बाकी लोग हेल्प करेंगे ही। देन लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। द स्टोरी इम्प्लाइज ट्रायल एंड एरर आर पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। बहुत बार मैं बच्चों को बोलते हुए सुनती हूँ, मैम हमसे ना इंग्लिश नहीं बोली जाती है, और हम कोई वर्ड अगर सीख भी लेते तो हमें लगता है कि हम गलत यूज कर लेंगे उसका, या शायद गलत कभी बोल देंगे। अरे बोलो तो सही, कौन आपको मार्क्स दे रहा है ऐसे? अगर आप जब बात करने की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, इट्स ओके टू ट्राई। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा? कोई अगर जिसको आता होगा बेटर, वो आपको करेक्ट करके सही बात बता देगा, है ना। तो बस यही करना होता है। जो अपने मन में हमने कुछ चीजें बना ली है ना कि हमको अपनी मिस्टेक्स बिल्कुल करनी ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप मिस्टेक्स करोगे तो आप सीखोगे। ऐसा ही बिल्कुल हमारे सीगल के साथ। अब जरा हम बात कर लेते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट इस टाइटल के ऊपर। तो दिस पर्टिकुलर चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड अ यंग सीगल। पता है आपको, पूरी कहानी ही यंग सीगल के ऊपर है। यही हमारा प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, who hesitates to embark on his first flight, जो झिझकता है to embark on his first flight, अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने में, to begin his first flight from a ledge।
Okay? While his siblings successfully learned to fly the day before, siblings तो सीख गए उड़ना, he remains fearful. उसको फिर भी डर लग रहा है अपनी पहली जंप लेने में. Despite his parents' efforts to encourage him, parents ने इतने efforts डाल लिए उसे encourage करने के, फिर भी वो resist करता है. However, his mother cleverly uses his hunger to motivate him. लेकिन mother हार नहीं मानती, माँ तो माँ होती है, तो वो मोटिवेट करती है पूरा उसको. उनको पता चल जाता है कि हंगर कहीं ना कहीं यहाँ पर इसके लिए ट्रैप का काम करेगा. बस उसके सामने वो ट्रैप प्रेजेंट करती है, लीडिंग हिम टू फाइनली सोर फ्रॉम द लेज. और भाई जो जैसा सोचा था उन्होंने वही होता है, वो लेज से लंबी उड़ान भरता है. द यंग सीगल्स एक्सिलरेटिंग फर्स्ट फ्लाइट ब्रिंग्स जॉय टू हिम एंड हिज फैमिली. उसको बहुत खुशी मिलती है, फैमिली को बहुत खुशी मिलती है. एंड द टाइटल ऑफ द स्टोरी एप्टली रिफ्लेक्ट्स इट्स फोकस ऑन द यंग सीगल्स सिग्निफिकेंट माइलस्टोन. और कहीं ना कहीं इस चैप्टर का जो टाइटल है वो इस सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को, इस अचीवमेंट को बहुत क्लियरली कन्वे कर रहा है. अब हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पास है, इनडायरेक्टली भी आ सकता है, जहां पर मदर के रोल पर आपसे सवाल करा जाता है इस पर्टिकुलर स्टोरी से. तो मुझे लगता है अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर मदर का रोल क्या था, विच बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोटिवेशनल रोल उनकी मदर ने प्ले किया. तभी यंग सीगल वॉज एबल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट. She compelled him to fly. She forced him to fly. कैसे? By using food as a trap. Food को use किया as a trap. And when the young seagull refused to fly due to fear, जब young seagull ने उड़ने से ही मना कर दिया because of fear, mother को पता था कि भाई कैसे मुझे अपने बच्चे को इस डर से बाहर निकालना है. She tore a piece of fish near him and flew across to him with it. पास आई और पूरा वो आप इंसिडेंट डिस्क्राइब यहाँ पर करोगे. ये क्लेवर स्ट्रैटेजी ने ही उस हंग्री सीगल को अपनी पहली डाइव लेने पर मजबूर किया, कंपेल किया. एंड एक्सीडेंटली, अननोइंगली, मिस्टेकनली वो अपनी इस एबिलिटी को पहचान जाता है, डिस्कवर कर जाता है. एंड मदर ने कहीं ना कहीं अपने टफ लव को शो किया, वो टेंडरनेस नहीं दिखाई जिसके लिए मदर्स दे आर वेरी सिंबॉलिक ऑफ. उस ममता को बहुत पोलाइट एंड बहुत ही वार्मथ से दूर रखा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग एंड टफ लव दिखाया, कंबाइनिंग एनकरेजमेंट विद प्रैक्टिकल मोटिवेशन. थोड़ा एनकरेजमेंट भी था प्लस प्रैक्टिकल मोटिवेशन दे दिया ताकि उनके बच्चे का फियर चला जाए और उसके मन में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो. तो यू विल राइट ऑल ऑफ इट इन केस आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है. अब हम बढ़ते हैं अपने अगली स्टोरी की तरफ, विच इज द ब्लैक एरोप्लेन. अनदर अमेजिंग स्टोरी, मतलब मजेदार ये स्टोरी है. अब इसी के साथ हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ बढ़ जाते हैं, विच इज द ब्लैक एरोप्लेन. टाइटल से ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक पायलट इन्वॉल्व है, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट एन एरोप्लेन. एंड एक स्पेसिफिक कलर भी हमने असाइन कर दिया है, द ब्लैक एरोप्लेन. नाउ अभी जो हमने चैप्टर पढ़ा, जो स्टोरी हमने कवर की अबाउट यंग सीगल, अ कॉमन थीम वाज सीन ऑफ फियर. ऐसा ही कुछ सिमिलर आप यहाँ भी देखोगे. एंड सबसे पहले हम इस पूरी स्टोरी को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे. उसके बाद टुवर्ड्स द एंड आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन, और डेफिनेटली आप मुझे ना अपना खुद का ऑब्जर्वेशन कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि जो एंड है ना इस स्टोरी का वो बहुत ही डिफरेंट है, ओपन एंडिंग स्टोरी है. एंड आई मीन पूरा का पूरा जो एंड है ना उसके डाइवर्स ओपिनियंस बनते हैं, बहुत वेरिड ओपिनियंस लोगों के आते हैं. तो आप भी अपना ओपिनियन मुझे देना कि व्हाट डू यू थिंक, ये एंड में क्या हुआ. ओके, सो द चैप्टर स्टार्ट्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट. जब जो पायलट है वो फ्लाई कर रहे हैं. ओके, the moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. पायलट बताते हैं कि भाई सब कुछ एकदम क्लियर है, मून मुझे नजर आ रहा है मेरे पीछे, स्टार्स वर शाइनिंग क्लियरली, सब कुछ एकदम बढ़िया है. एंड देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, एक बादल तक नहीं था स्काई में. ठीक है, इंडिकेटिंग दैट द एटमॉस्फेयर वाज परफेक्ट. किसी तरह के कोई स्टॉर्म की उम्मीद नहीं, कुछ भी नहीं, जिसका अक्सर डर बना रहता है अगर कोई फ्लाइट है. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. Now the pilot conveys that he was super duper happy कि भाई कितना अच्छा एटमॉस्फेयर है कंट्री साइड में, एंड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ कंट्री साइड यहाँ पर क्या है, सिटी एरिया से थोड़ा दूर, उसके ऊपर ही यहाँ पर जो पायलट है वो अपनी फ्लाइट ले रहे हैं. पीपल वर स्लीपिंग क्योंकि ये रात का टाइम है. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. और यहाँ पर पायलट जो है वो क्या कन्वे करते हैं कि देखो मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, मैं अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन को
तो अगर आपको एरोप्लेन को याद रखना है तो डकोटा एरोप्लेन आपको बोलना पड़ेगा अगर आप अभी इन पायलट के रेफरेंस से बता रहे हो, बिकॉज इस चैप्टर में स्टोरी में हम दो अलग अलग प्लेन्स की बात करेंगे. द अदर वन इज द ब्लैक एरोप्लेन, राइट. सो डकोटा एरोप्लेन आपको लिखना पड़ेगा या आप सिंपली ओल्ड डकोटा भी बोल सकते हैं. So I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. तो फ्रांस के ऊपर इंग्लैंड की तरफ इस डकोटा प्लेन को ले जाया जा रहा था. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I was so happy. I was thinking about my family holiday कि भाई मैं अपनी फैमिली के साथ बढ़िया एक ब्रेकफास्ट एंजॉय करने वाला हूँ. I looked at my watch 1:30. क्या टाइम हो रहा था? सुबह के 1:30 बज रहे थे. ठीक है, अब ये दिन 1:30 PM वाला नहीं है, 1:30 AM. आई मीन रात का जो टाइम होता है उस समय के 1:30 बज रहे थे. एंड the moon was coming up in the east behind me and stars were shining. Oh, this is the repetitive part. We'll skip that. I should call Paris control soon. और यहाँ पर अब उन्हें पता है कि थोड़ी ही देर में वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं. So he said कि मुझे अब पेरिस कंट्रोल को कॉल कर देना चाहिए. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of big city in front of me. अब उनको अपने सामने शहर की लाइट्स दिख रही थी. अब टाइम आ रहा था उनकी लैंडिंग का. I switched on the radio and said Paris control Dakota DS088 here. उन्होंने क्या किया? अपने रेडियो को स्विच ऑन किया और अपने रेडियो पर वो क्या बोलते हैं? पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 here. अपनी लोकेशन और अपने बारे में, अपने उस प्लेन के बारे में सब कुछ जो है वो कन्वे कर रहे हैं. कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं इंग्लैंड पहुंचने वाला हूँ. ओवर. वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. और फिर सामने से भी आवाज आती है. somebody replied. क्या बोलते हैं? DS088 I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. तो एक डायरेक्शन दी जाती है कि yes I can hear you. आपको जो है 12 डिग्रीज वेस्ट अब घूमना होगा. DS088 ओवर. सो दैट्स अ प्रोटोकॉल जो फॉलो करना पड़ता है. यू विल हैव टू टॉक टू द पर्सन देयर जो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको अपनी फ्लाइट की मूवमेंट रखनी है, आपको लैंड एग्जैक्टली किस टाइम पर करना है. Now, I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. अब क्या होता है कि भाई एक पायलट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, जो यहाँ जिस पायलट की बात हो रही है, हमारे जो प्रोटैगनिस्ट हैं, उन्होंने अपने मैप को चेक किया, कंपास को चेक किया और अपने आखिरी फ्यूल टैंक पर स्विच कर लिया. के पास सिर्फ 2 ही फ्यूल टैंक थे, तो सेकंड फ्यूल टैंक पर उन्होंने स्विच किया एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड. और अपने उस डकोटा प्लेन को 12 डिग्रीज वेस्ट घुमा दिया टुवर्ड्स इंग्लैंड. तो ही वाज मूविंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड. F to E उल्टा चल रहे हैं हम अल्फाबेटिकली. I'll be in time for breakfast. अब देखो मोटिवेशन क्या है इस इंसान का कि भाई मैं ब्रेकफास्ट तक अपनी फैमिली के पास पहुंच जाऊंगा. He was so happy. He was dreaming of that good English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. सब कुछ अच्छा चल रहा था and फ्लाइट भी बहुत स्मूथ थी. And Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. अभी तक सब ठीक था. Everything was fine. अब हमें पता है ना ये बात कि वो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे, यानी कि पेरिस को वो पीछे छोड़ चुके थे. वो देख सकते थे कि भाई पेरिस जो है अभी 150 किलोमीटर्स पीछे रह गया है, लेकिन सडनली उनके सामने क्लाउड्स दिखाई देते. एंड कोई नॉर्मल क्लाउड्स नहीं है. दे वर स्टॉर्म क्लाउड्स. दे वर ह्यूज. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. ऐसा लग रहा था जैसे सामने बड़े बड़े काले पहाड़ हो. तो he has compared these storm clouds with mountains. ये दिखाने के लिए कि ये कितने डेंजरस हैं. I knew I could not fly up and over them. मुझे पता है कि मैं नहीं उड़ के जा सकता हूँ सेफली यहाँ से. And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. और मैं साइड से भी नहीं निकल कर जा सकता हूँ. इतना फ्यूल नहीं है मेरे फ्यूल टैंक में. तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. अब इस सिचुएशन में वॉज नॉट एबल टू मेक आउट और अंडरस्टैंड कि क्या बेस्ट डिसीजन रहेगा. आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस. अब समझदारी इसमें थी कि वो वापस पेरिस चले जाए. फ्रांस से निकले थे तो वहीं पहुंच जाए. आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम. अब पायलट कहते हैं मुझे लगा मुझे पेरिस चले जाना चाहिए, पर मुझे घर भी जाना था. आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट. मुझे वो ब्रेकफास्ट खाना है. तो उस ब्रेकफास्ट के लिए ही वॉज रेडी टू टेक दिस रिस्क. I'll take the risk. और वो कहते हैं मैं रिस्क लूंगा, कोई बात नहीं. I'll take the risk. I thought and flew that old Dakota straight into the storm. और उस old Dakota को वो सीधा storm में ही ले जाते हैं.
Inside the clouds, everything was suddenly black. Clouds के अंदर जैसे ही वो पहुंचते हैं, सब कुछ उनको ब्लैक नजर आ रहा है. It was impossible to see anything outside the aeroplane. प्लेन के बाहर देख पाना was impossible for him, for the pilot. And the old aeroplane jumped and twisted in the air. अब आप खुद सोचो क्या हालत होगी यहाँ पर एक प्लेन की. And that too an old one. पुराना प्लेन है वो. तो इस स्टॉर्म में वो इधर से उधर मूव कर रहा है, जंप कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है. आई लुक्ड एट द कंपस और इमीडिएटली पायलट जो है वो कंपस को देखते हैं. आई कुडंट बिलीव माई आईज. उन्हें यकीन नहीं हुआ. द कंपस वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. कंपस काम करना बंद कर चुका था. वो इधर से उधर पूरी तरह से बेसिकली इट वाज मूविंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. वो मूव कर रहा है कि जो नीडल्स हैं कंपस की वो सही लोकेशन दिखाने की जगह बस घूम रही हैं. इट वुड नॉट वर्क. काम ही नहीं कर रहा था. इट वाज डेड. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. बाकी सारे instruments भी खराब हो गए. रेडियो भी ट्राई करके देख लिया. Nothing was working. Paris control. Can you hear me? Now he tried. फिर से बात करने की कोशिश की. अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने उसको डायरेक्शन बताई थी, बट अब nobody was replying. There was no answer. रेडियो was dead too. रेडियो ने भी काम करना बंद कर दिया. I had no radio, no compass and I could not see where I was. ना रेडियो काम कर रहा है, ना कंपास काम कर रहा है. मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ. I was lost in the storm. मैं खो चुका हूँ storm में. I have no clue. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. फिर अचानक से clouds के पास में मेरी नजर दूसरे एरोप्लेन पर पड़ती है. It had no lights on its wings. हैरानी की बात ये थी कि उस एरोप्लेन के विंग्स पर कोई लाइट नहीं. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. पर मुझे क्या नजर आ रहा था कि भाई मेरे प्लेन के साइड में देयर वाज अ ब्लैक एरोप्लेन जो उड़ रहा है. आई कुड सी द पायलट्स फेस. और मुझे पायलट का फेस भी नजर आया जो मेरी तरफ मुड़ा, टर्न्ड टुवर्ड्स मी. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, क्राइसिस वाले सिचुएशन में इफ यू आर अलोन तो सिचुएशन और बुरी लगती है. बट इफ समबडी इज देयर तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है. सो ही वॉज हैप्पी टू सी दैट देयर इज वन मोर पर्सन इन द स्टॉर्म. मैं अकेला नहीं फंसा हूं, कोई और भी है. सो ही वॉज हैप्पी. ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड. और वो जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था उसने इस तरह से हाथ ऊपर किया और वेव करना शुरू किया. फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी. और उसके जेस्चर्स से ये पता चल रहा था दैट ही वॉज ट्राइंग टू से कि मेरा पीछा करो, मुझे फॉलो करो. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट. और जैसे ही पायलट को ये समझ में आया इंडिकेशन, वो समझ गए कि इसे पता चल गया कि मैं खो चुका हूँ. ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, ये मेरी मदद करने आया है. ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा. और वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट जो है अपने प्लेन को मेरे डकोटा के बिल्कुल सामने ले आता है सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मैं इजिली उसे फॉलो कर पाऊं. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. मैं एक obedient child, एक वफादार बच्चे के जैसे उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के पीछे पीछे जाने लगा. Why an obedient child? Because वो disobey नहीं कर सकता था अभी इस सिचुएशन में. क्या ही करता? रेस्क्यू का एक लास्ट ऑप्शन उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को फॉलो करना ही था. So he followed him like an obedient child without disobeying his orders. And after half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे बाद भी वो strange aeroplane वहीं था, वो black aeroplane उनके सामने था clouds में. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था उस old Dakota में कि 5 और 10 मिनट और वो उड़ सकता था. I was starting to feel frightened again. फिर मुझे डर लगने लगा और भी ज्यादा. But then he started to go down and I followed through the storm. But एक अच्छी बात ये हुई कि ब्लैक एरोप्लेन का पायलट अब नीचे की तरफ जाने लगा और डकोटा ने भी ऐसे ही उसे फॉलो करना शुरू किया. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स. और एकदम से मैं क्लाउड से बाहर आ गया एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी. और मुझे अपने सामने 2 स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं. और जैसे ही मैंने देखा मैं समझ गया, ओ इट वाज अ रनवे. अरे ये तो रनवे आ गया है. रनवे आपने देखा होगा इस तरह से, सामने भी आपको ये वीडियो में नजर आ रहा है. दिस इज कॉल्ड रनवे, जहां पर प्लेन्स जो है लैंड एंड फ्लाइट लेते हैं. एयरपोर्ट, इट वाज सेफ, आई वाज सेफ. तो उसे समझ में आया कि रनवे आ गया, इसका मतलब है मैं एयरपोर्ट पर आ गया हूँ, यानी कि मैं सेफ हूँ. आई टर्न्ड टू लुक फॉर माय फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वाज एम्प्टी. मैं मुड़ा अपने उस फ्रेंड को थैंक यू बोलने के लिए. देखो अभी तक दैट पर्सन वाज अ स्ट्रेंजर बट उसने हेल्प की, सो ही वाज हिज फ्रेंड नाउ. सो उसको थैंक यू बोलने के लिए वो मुड़ा ही था बट नोबडी वाज देयर. आई वाज एम्प्टी, कोई भी नहीं था. देयर वाज नथिंग देयर, कुछ भी नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन. ब्लैक एरोप्लेन वहां से जा चुका था. अब वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था. आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर.
यूजुअली क्या होता था, इस सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है कि पायलट यूज्ड टू हैव अ लुक एट हिज ओल्ड डकोटा। जब भी वो फाइनली लैंड कर जाते थे, वो देखते थे अपने डकोटा को एक बार ज़रूर। लेकिन अभी इस सिचुएशन में वो खुद से कह रहे हैं कि जैसे ही हमने लैंड किया, आई वाज़ नॉट सॉरी टू वॉक अवे। मैं बिल्कुल भी गिल्ट में नहीं हूँ कि मैंने अपने प्लेन की हालत को नहीं देखा और मैं सीधा कहाँ चला गया, कंट्रोल टावर की तरफ चला गया। और वहाँ जाकर मैंने लेडी से पूछा जो कंट्रोल सेंटर पर थी, वेयर आई वाज़, कि मैं कहाँ था एंड हू द अदर पायलट वाज़, और वो दूसरा पायलट कौन था। I wanted to say thank you, मुझे उसे थैंक यू बोलना है, आफ्टर ऑल ही हैज सेव्ड माय लाइफ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो बड़ी हैरान होकर मेरी तरफ देखती है एंड देन लाफ्ड, और फिर हंस पड़ती है। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, तूफान में एक और एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, कोई एरोप्लेन्स फ्लाई नहीं कर रहे थे। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, तुम्हारा ही था जो भाई मुझे अपने रेडार पर दिख रहा था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? So the question is कि किसने हेल्प की बिना रेडियो, बिना कंपस के, बिना किसी फ्यूल के। मेरे टैंक्स में तो फ्यूल भी नहीं था, मेरे प्लेन के टैंक्स में। Who was the pilot on the strange black aeroplane? Strange black aeroplane में पायलट कौन था? Flying in the storm without lights, lights नहीं। तो ये कैसे हो गया? He was confused, he was scared, और इस पूरी सिचुएशन ने एज रीडर्स हमें भी कंफ्यूज कर दिया है। यहीं पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। बहुत ही अलग अलग तरह से इस चैप्टर को परसीव किया जाता है। कुछ लोगों का ये कहना है, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है। कुछ रीडर्स ये कहते हैं कि भाई कोई सुपरनैचुरल पावर ने आके हेल्प की, भगवान आए हेल्प करने। कुछ रीडर्स ये भी परसीव करते हैं कि इट वाज हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट, कि भाई उसका सबकॉन्शियस माइंड उसकी हेल्प कर रहा था। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है कि भाई आज तक उसको इतना एक्सपीरियंस था प्लेन उड़ाने का, तो नेचुरली ही वाज हेल्पिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप की ही हेल्प कर रहा था, बट उसे रियलाइज नहीं हुआ बिकॉज ही वाज अफ्रेड ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन। उसने अपनी खुद की हेल्प की और खुद को इस परेशानी से बाहर निकाला। लेकिन हम किसी एक एक्सप्लेनेशन को एकदम ऐसा रिजिड होकर नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इट्स फाइन अगर आपका थॉट कुछ और है, यू आर मोस्ट वेलकम टू मेंशन योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, आप बता सकते हो। लेकिन अगर आपको एग्जाम में कमेंट करने आ जाए ऑन द एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर, तो आप कुछ इस तरह से भी अपने इस एंडिंग को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस पर्टिकुलर चैप्टर लीव्स रीडर्स विद अ फैसिनेटिंग मिस्ट्री। मतलब हमारे लिए तो बड़ा ही मिस्टीरियस हो गया, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हो गया कि ऐसे कौन आ गया हेल्प करने। When the pilot safely lands, पायलट जब सेफली लैंड कर जाते हैं और फिर पूछते हैं उस मिस्टीरियस गाइड के बारे में, तो कंट्रोल टावर वुमन जो है वो क्या कंफर्म करती है कि कोई और प्लेन था ही नहीं उस रात। तो यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, एक ओपन एंडिंग क्रिएट हो जाती है वेयर वी मस्ट डिसाइड व्हाट रियली हैपेंड, जहां पर हमें डिसाइड करना ही होगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। ऐसे तो ओपन एंडेड नहीं रख सकते ना स्टोरी को, कुछ तो हुआ ही होगा फॉर श्योर। तो क्या वो कोई डिवाइन इंटरवेंशन था, क्या भगवान आए थे वहां उसे बचाने, अ गार्डियन एंजल, क्या पता कोई इस तरह की सुपर पावर वहां पर हेल्प करने आई हो, और द पायलट सबकॉन्शियस गाइडिंग हिम थ्रू क्राइसिस, या फिर पायलट का सबकॉन्शियस माइंड था जो उसे इस सिचुएशन से बाहर निकाल रहा था। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे यही लगता है कि इट वाज हिज सबकॉन्शियस माइंड जो उसे गाइड कर रहा था। इट वाज हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट, अपनी खुद की नेचुरल इंस्टिंक्ट थी जिसकी वजह से, जिसकी मदद से वो क्या कर पाए, इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। द ऑथर डेलिबरेटली कीप्स दिस अनएक्सप्लेन्ड। अब जानबूझकर राइटर ने हमारे सामने इसे अनएक्सप्लेन्ड रखा ताकि हम अपनी भी कुछ थ्योरी डेवलप कर पाए, मेकिंग अस थिंक अबाउट हाउ help sometimes appears in our darkest moments in ways we cannot understand or explain। और कभी कभी ये थॉट भी राइटर का रहा कि हमें वो ये सिखाना चाहते हैं कि हेल्प ना कभी ऐसे अनएक्सपेक्टेड तरह से भी आ जाती है, ऐसे क्राइसिस वाले सिचुएशन में जो हमने कभी सोची भी ना हो, और कभी कभी अनएक्सप्लेन्ड रह जाए वो हेल्प। ओके, तो इन द ब्लैक एरोप्लेन द पायलट सबकॉन्शियस माइट हैव हेल्प। मैंने आपको बोला कि मेरा जो थॉट है वो इस तरफ जाता है कि उसकी सबकॉन्शियस ने उसे हेल्प किया होगा टू नेविगेट थ्रू द स्टॉर्म यूजिंग हिज फ्लाइंग एक्सपीरियंस। अब वो एक पायलट है, उनका अपना फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होंगी, उन्हें पता होगा कि कैसे सिचुएशन से बाहर निकलना है, इवन दो ही वाजंट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ इट। और हो सकता है कॉन्शियसली उन्हें उस टाइम पर नहीं लग रहा हो, बट कुछ करके उन्होंने खुद को बाहर निकाला है, एंड हिज माइंड में हैव गाइडेड हिम। अपने खुद के इंटेलिजेंस ने ही उन्हें उस सिचुएशन से बाहर निकाला। सो बेसिकली द पॉइंट इज ही डिडंट गिव अप। ऐसे क्राइसिस में उन्होंने पैनिक नहीं किया और
खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकाला, जो मुझे लगता है। ओके, तो अब अगर हम थीम पर बात करें इस चैप्टर की, तो वी कैन सी करेज एंड डिटर्मिनेशन, ऑफ कोर्स ब्रेवरी दिखाई जब उन्होंने उस डेंजरस स्टॉर्म क्लाउड से खुद को निकालने का सोचा कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से निकलूंगा। इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो गए, खो गए वो, लेकिन हार नहीं मानी, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने का उन्होंने डिसाइड कर लिया था। देन देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मिस्ट्री एंड सुपरनैचुरल। तो दोज हु बिलीव कि वो खुद उसने हेल्प नहीं की, देयर वाज अ सुपरनैचुरल एलिमेंट इन्वॉल्व्ड, तो ठीक है, हम इस स्टोरी को उस एंगल से भी समझ सकते हैं। तो कभी कभार इस तरह के भी आप एलिमेंट्स स्टोरीज में देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि कोई ऐसा सुपरनैचुरल मोमेंट वहां पर कैप्चर हुआ हो। Then this chapter also talks about taking risks in life. So the pilot takes a big risk by flying into the storm instead of going back home. तो यहाँ पर जो पायलट है वो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, देखो। और लाइफ में ना कभी कभी चांस लेना चाहिए, लेकिन हाँ, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होना चाहिए। आई डोंट सपोर्ट ऐसे वाले रिस्क कि आपकी जान पर बनाए, राइट। तो ये थीम जो है हमें ये सिखाता तो है कि कभी कभी हमें चांसेस लेने चाहिए लाइफ में, लेकिन हमें फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी रेडी रहना पड़ता है। देन वी हैव ट्रस्ट एंड फेथ। अब देखो, इस क्राइसिस वाली सिचुएशन में जब पायलट के सामने कोई और ऑप्शन नहीं था, इट वाज जस्ट द ब्लैक एरोप्लेन, और ये ट्रस्ट एंड फेथ ही था कि वो वहां से निकला, राइट। अगर वो ये ट्रस्ट एंड फेथ भी नहीं बनाता, मान लो वो स्केप्टिक होता, डाउटफुल होता कि पता नहीं कौन है स्ट्रेंजर, मैं नहीं जा रहा हूँ इसके पीछे, तो हो सकता है स्टोरी की एंडिंग बहुत ही पेनफुल हो जाती है ना। सो वी कैन सी दिस इन द चैप्टर। अब इस सबके बाद हम लोग करना शुरू करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस, जो कि कंबाइंड होंगे, दोनों वैरायटी आपको मिलेगी, दोनों ही स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कॉन्ट्रडिक्ट द व्यू दैट द सीगल्स पेरेंट्स वर क्रूअल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द फ्राइटेंड सन। अगर आपने इस साल का सैंपल पेपर देखा हो तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के नीचे मिलेंगे, ठीक है। आपको एक एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा, मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन आपको मैंने सिनेरियो दिखा दिया है, और आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आंसर में कि आपको कॉन्ट्रडिक्ट करना है, आपको कॉन्ट्रडिक्ट करना है, आपको इस बात को गलत प्रूव करनी है कि सीगल के जो पेरेंट्स थे वो क्रूअल थे, दे वर अनकाइंड टुवर्ड्स हिम इन देयर ट्रीटमेंट ऑफ देयर फ्राइटेंड सन। अपने उस फ्राइटेंड सन के साथ जो उन्होंने किया ना, बड़ा ही क्रूअल एंड अनकाइंड था। तो आपको इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करना है, क्लियर। चल, अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पॉजिटिव सारी चीजें, कि जो सीगल के पेरेंट्स थे उन्होंने समझदारी दिखाई, उन्हें पता था कि देखो ये नेसेसिटी है, अगर सीगल ही उड़ना नहीं सीखेगा तो फिर वो अपनी लाइफ में सरवाइव कैसे करेगा, इट वाज नॉट क्रूअल्टी। तो आप इसके ऑपोजिट सारी बातें लिखेंगे। उन्होंने टफ लव का यूज किया अपने बच्चे को पुश करते हुए कि भैया वो आजादी की तरफ जाए, इंडिपेंडेंस वो अचीव करे, फ्रीडम वो अचीव करे, जो कि एक नेचुरल रिक्वायरमेंट है सर्वाइवल की। एंड देयर टेम्पररी डिस्टेंस एंड फूड विद होल्डिंग वर कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम हिज फियर। और जो कुछ भी मदर ने किया, अगर ऐसा लग रहा है कि बड़ा क्रूअल था, उस बच्चे को डरा दिया है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आपको ये सब नहीं लिखना है, आपको इसका ऑपोजिट प्रेजेंट करना है। हो सकता है आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि व्हाट डू यू थिंक कि Eagle's mother was a cruel lady. I mean, of course, not lady, a cruel mother, right? तो अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन आपसे नेगेटिव पॉइंट्स डिमांड कर रहा है, तो आप नेगेटिव लिख दो, बस क्वेश्चन के हिसाब से यू विल हैव टू मोल्ड योर आंसर, ठीक है। अगले पर आते हैं। What can be inferred about the seagull's natural flying ability based on his first flight experience? सीगल की नेचुरल फ्लाइंग एबिलिटी पर आप क्या बोलना चाहोगे, वहां से आपको क्या समझ आया है वो हमें बताना है। तो सीगल possessed inherent flying skills, ये तो हमें पता है, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए थी इनिशियली, उसके अंदर ही ये स्किल्स थे that emerged naturally, जो निकल कर आए खुद से ही, जैसे ही उसने अपने डर पर जीत पा ली। जो हमें दिख रहा है, कैसे पता हमें ये, as visible by his immediate ability to soar, क्योंकि जैसे ही लेज से he took that plunge, he immediately soared, है ना, outwards and upwards। तो हमें पता चल गया that he was able to fly, natural instinct है उसका। He was no longer afraid, he just felt a bit dizzy. Next question. Explain the significance of this moment in the seagull's journey. Now, यहाँ अगर आप ध्यान दो, ये आपका चैप्टर से एक स्टेटमेंट जो है यहाँ लिख दिया गया है, he was no longer afraid, he just felt a bit dizzy। अब इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसका सिग्निफिकेंस, इस मोमेंट का सिग्निफिकेंस हमें समझाना है थ्रू सीगल्स जर्नी, कि वो डरा हुआ अब बिल्कुल भी नहीं था, थोड़ा सा बस उसे चक्कर आया, तो ये इंपॉर्टेंट है। Why?
This moment marks the seagull's psychological transformation from paralyzing fear to natural confidence. मैंने आपको बोला था, फोकस आपको रखना है इस इवॉल्व, दिस होल इवोल्यूशन ऑफ कैरेक्टर, किस तरह से सीगल इनिशियली वाज अंडर कॉन्फिडेंट एंड बाद में उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। तो ये जो मोमेंट है ना, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। ये क्या दिखा रहा है? ये उसका साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, ये बदलाव दिखा रहा है उसके थॉट में, कि पहले कैसे वो फियर से भरा हुआ था और अब एंड में इस सिचुएशन, जब ये वाला सेंटेंस जहां पर लिखा गया वहां पर वो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। The dizziness represents the shift from terror to exhilaration as his wings instinctively took control. अच्छा, थोड़ा सा डिजीनेस उसे फील हुआ, तो ये ऐसा नहीं है कि ये उसकी लॉस को दिखा रहा है, उसके सेटबैक को, उसके फेलियर को दिखा रहा है, ये उस शिफ्ट को दिखा रहा है कि देखो हर चीज एकदम स्मूथ नहीं होती है, कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो प्रॉब्लमैटिक होंगी, बट ठीक है, ये शिफ्ट जो उसके लिए रहा, इट वॉज एक्सिलरेटिंग, बहुत ही एडवेंचरस था। It shows that once we overcome mental barriers, our natural abilities emerge. ये क्या दिखा रहा है कि एक बार हम अपने mental barriers को overcome कर जाते हैं तो भाई हमारी natural abilities निकल कर आती है, and fear transforms into excitement about newfound capabilities, right? और fear जो है वो automatically change हो जाता है excitement में, क्योंकि हमें अपनी नई नई abilities, capabilities पता चलती। Next question. What rational course of action should the pilot have taken when he saw the storm clouds? अब अगर आपको सजेशन देना हो पायलट को, तो आपको क्या लगता है कि स्टॉर्म क्लाउड्स देखते ही एक समझदारों वाला डिसीजन, एक प्रैक्टिकल डिसीजन वो क्या ले सकते थे? तो हम सीधा सीधा यही सजेशन दे सकते हैं कि द फेल्ड इक्विपमेंट्स एंड स्टॉर्मी वेदर क्रिएटेड एन ऑब्स्ट्रक्शन फॉर द पायलट टू रीच इंग्लैंड एंड एंजॉय इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा था, सिचुएशन क्या थी कि पूरा उस पायलट के प्लेन का इक्विपमेंट फेल हो गया था, स्टॉर्मी वेदर हो गया था, और जिससे ना उस पायलट को फैमिली से मिलने में एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रही थी। और जैसे ही स्टॉर्मी क्लाउड सामने से आए, पायलट को क्या करना चाहिए था? ही वुड हैव डिसाइडेड टू रिटर्न टू पेरिस, चुपचाप पेरिस वापस चले जाना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू इट। इतना झमेला, इतना रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं थी। However, his eagerness to meet his family forced him to take the risk. अब क्योंकि फैमिली से मिलना था, जिस वजह से उन्होंने ये रिस्क ले लिया। Okay? Why did the pilot decide to risk flying through the storm clouds instead of returning to Paris? अब इसी क्वेश्चन को देखो, थोड़ा डिफरेंट तरह से भी पूछा गया है। हालांकि यहाँ पर हमसे सजेशन नहीं मांगा है, हमसे क्या बोला है कि why did the pilot, पायलट ने क्यों रिस्क लेना ज्यादा ठीक समझा रादर देन रिटर्निंग टू पेरिस? पेरिस जाने से बेटर उन्होंने रिस्क लेना इंपॉर्टेंट समझा, ये ऐसा क्यों? तो द पायलट प्रायोरिटाइज्ड हिज डिजायर, बात प्रायोरिटी की थी, उनके लिए घर पहुंचना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ब्रेकफास्ट एंजॉय करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, फैमिली के साथ होना ज्यादा इंपॉर्टेंट था ओवर सेफ्टी कंसिडरेशन। सेफ्टी वेफ्टी बिल्कुल भाड़ में गई यहाँ पर। His longing, his wish for family comfort and a good big English breakfast, ये ज्यादा जरूरी था। क्लाउडेड हिज जजमेंट, जिसकी वजह से ना वो सही डिसीजन नहीं ले पाए, धुंधले धुंधला उनका जजमेंट हो गया सारा। एंड दिस इम्पल्सिव डिसीजन, और ये एकदम रेज में आकर हेस्ट में जो उन्होंने डिसीजन लिया उसे कहते हैं इम्पल्सिव डिसीजन। कहीं ना कहीं दिखाता है कि कभी कभी ना इंसान की जो डिजायर्स होती है वो उसकी लॉजिकल थिंकिंग को ब्लर कर देती है। बहुत बार ऐसा होता है, हमारा मन कर रहा होता है इसलिए हम बहुत सारे गलत डिसीजंस लाइफ में लेते हैं, लीडिंग टू डेंजरस चॉइसेस व्हेन इमोशंस डोमिनेट। कभी कभी जब इमोशंस डोमिनेट करते हैं ना, तो रैशनल प्लानिंग गड़बड़ हो जाती है और कहीं ना कहीं बहुत सारे डिसीजंस और उसके रिजल्ट्स को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, what can be inferred about the control tower woman's reaction to the pilot's inquiry about another aircraft? Now you remember कि किस तरह से the lady reacted है ना, she was confused and then she laughed. तो what can you infer from this? आपको क्या लग रहा है कि ये justified था? तो of course, I mean, जब उन्होंने किसी तरह के ब्लैक एयरप्लेन को देखा ही नहीं, तो उनका ये confused nature was genuine. So she was genuinely puzzled. Puzzled means confused and concerned because her radar showed no other aircraft, क्योंकि उनके radar पर कोई और aircraft था ही नहीं, suggesting the pilot had experienced something beyond normal explanation. क्यों और हंसी क्यों वो? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये पायलट क्या बात कर रहे हैं, ये रियलिटी से हटके कुछ अलग बता रहे हैं। तो एकदम जेन्युइन उनका रिस्पॉन्स था, सो इट वाज फाइन। Now, how did the seagull's family react when he successfully flew?
मैंने आपको ये पढ़ाते हुए भी कहा था कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है। एंड व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट फैमिली रिलेशनशिप्स? सीगल की फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया और ये हमें फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में क्या बताता है? वैसे तो इसका आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा, पर मैं चाहती हूँ कि आप इसके आंसर को खुद से कमेंट्स में लिखें, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड दिस पॉइंट व्हाइल रीडिंग द चैप्टर। ठीक है, ओके चलो अब हम सीधा अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कंसिडर इट योर होमवर्क। और जहां पर भी ये स्लाइड आपको टेलीग्राम में अपलोडेड मिलेगी, वहां इसका आंसर आप चेक कर सकते हो। कमेंट्स में भी आंसर करोगे तो आई विल बी रीडिंग देम। ठीक है, चलो अब हम आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या है, यू हैव बीन आस्क्ड टू गिव अ स्पीच ऑन द टॉपिक द जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। आपको ना एक स्पीच देने को कहा गया है और स्पीच का टॉपिक है कि जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट, सफर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैन डेस्टिनेशन। अब आपको एक स्पीच प्रिपेयर करनी है, 120 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, विद रेफरेंस टू द टेक्स्ट द ब्लैक एरोप्लेन। और इसका रेफरेंस कहां से मिलेगा आपको? ब्लैक एरोप्लेन से। तो आपके पास जरूरी नहीं है सिर्फ स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आए। आपको पता है यू आर गोइंग टू गेट सम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। आपको स्पीच लिखने आ सकते हैं, आपको लेटर लिखने आ सकता है, आपको चैप्टर्स के पैरेलल क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी स्पीच का एक फॉर्मेट थोड़ा सा रखना पड़ेगा। यूजुअली हमारे पास क्वेश्चन में प्रेजेंटेड होता है यू मे बिगिन इन दिस मैनर, यू मे स्टार्ट इन दिस मैनर। लेकिन ठीक है, नहीं भी पता तो पता होना चाहिए कि स्पीच जो है वो ग्रीटिंग्स से शुरू होगी। Good morning everyone. Today I would like to talk to you about how the journeys that we experience in life are often more important than their destination. Very simple, very basic. However, real life speech जो है वो बहुत अलग होती है, बट ठीक है आपको एग्जाम में जब लिखना है तो आप इस तरह से अपनी इंट्रो दे सकते हो। उसके बाद आप बात करोगे सीधा ब्लैक एरोप्लेन के रेफरेंस से। बिना चैप्टर के रेफरेंस के आप अपने आंसर को इनकम्प्लीट समझना और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। अगर ये 5 मार्कर क्वेश्चन है तो इसमें आपको सिर्फ 2 नंबर मिलेगा अगर आपने चैप्टर का कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो पायलट की अगर हम बात करें ब्लैक एरोप्लेन के, उसके लिए डेस्टिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन गई थी, है ना। वो अपने घर ही तो जा रहा था और अपनी फैमिली से मिलना चाह रहा था। बट एन अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म टर्न्ड व्हाट ही थॉट वुड बी एन इजी इनसिग्निफिकेंट जर्नी इनटू अ सिग्निफिकेंट वन। शुरू में देखो किस तरह से एटमॉस्फेयर डिस्क्राइब किया गया था, उसे लगा था सब कुछ बहुत इजी होगा, प्यारा सा होगा, आराम से घर पहुंच जाएगा। लेकिन देखो रास्ता कितना डिफरेंट बन गया और इतना इंपॉर्टेंट कि कभी जिंदगी भर नहीं भूलेगा। The pilot saw another plane through the storm which guided him to safety. फिर आपने स्टोरी लाइन यहाँ पर फर्दर मेंशन करनी है। It was only when he safely landed and spoke to a lady at the control tower did he learn that there were no other planes in the sky. अब सोचो जिस जर्नी को वो एकदम अनइम्पॉर्टेंट समझ रहा था, एकदम ट्रिवियल समझ रहा था, वही जर्नी उसके मेमोरी में हमेशा के लिए सस्टेन करेगी। So thus, a journey he initially saw as unimportant turned into a great mystery that would always be on his mind. तो अब आपने स्टोरी लाइन तो मेंशन कर दी, बट इसको इंटरप्रेट भी करना होगा अपने वर्ड्स में। तो यू विल हैव टू ड्रॉ एन एनालिसिस। सिर्फ समरी लिखकर तो काम नहीं चलेगा। तो अब यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं और क्या हम अपने स्पीच से कन्वे कर रहे हैं, वो आप अपने आखिरी पैराग्राफ में मेंशन करोगे। तो द पायलट्स जर्नी थ्रू द स्टॉर्म इज अ जर्नी ऑफ करेज। अब पायलट की जो जर्नी थी वो करेज से भरी हुई थी, क्योंकि अब वो एक ऐसी चीज को फेस कर रहा था जिसके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं है। एज ही फेसेस द अननोन, एज ही फेसेस द नेचर इन हर आवर ओन लाइव्स। अपनी खुद की लाइफ में भी हम लोग हमेशा डेस्टिनेशन पर ही फोकस करते हैं, चाहे वो टेस्ट का रिजल्ट हो, कोई नई चीज अचीव करनी हो, बट दैट जर्नी टू अचीविंग दिस डेस्टिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। जो हमारे उस पूरी जर्नी की बात होती है, जैसे क्लास 10th की प्रिपरेशन वो कोई नहीं देखता है, फाइनल रिजल्ट की सब बात करते हैं, है ना। लेकिन ये जर्नी इज वे मोर ब्यूटिफुल दैन द रिजल्ट। कितना कुछ हम इस पूरे जर्नी में सीखते हैं। अब आपका एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, सब रिजल्ट की बात करेंगे, बट वो हार्डशिप जो आपने थ्रू आउट पूरा जो मेहनत आपने की होगी साल भर, उसकी कोई बात नहीं करेगा। तो द जर्नी इज वेयर वी लर्न एंड ग्रो। ये वो जर्नी ही है जहाँ हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, जहाँ हम नई चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ हम खुद को चैलेंज करते हैं। ओके, सो लास्ट में थैंक यू के साथ यू विल एंड योर स्पीच। ऐसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोथ स्टोरीज डील विद द थीम ऑफ अनएक्सपेक्टेड हेल्प अराइविंग एट क्रूशियल मोमेंट्स। दोनों ही स्टोरीज डील कर रही हैं कि अनएक्सपेक्टेड हेल्प आपको कभी भी मिल सकती है इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में। लाइफ के कई बार होगा आपके साथ, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। कंपेयर हाउ हेल्प कम्स टू द सीगल। अब आपको कंपेयर करना है कि सीगल के पास हेल्प कैसे आती है और पायलट के पास हेल्प कैसे आती है, और फिर डिस्कस करना है व्हाट दीज इंस्टेंसेस सजेस्ट अस अबाउट ओवरकमिंग चैलेंजेस।
फिर इनसे हमें क्या सीखने मिलता है कि कैसे हम चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले एक इंट्रो से अपने आंसर को शुरू करोगे। इंट्रो आपको क्वेश्चन से भी मिल जाएगा या आप चैप्टर की समरी और थीम को ब्लेंड करके भी लिख सकते हो। तो both the young seagull and the pilot receive life-saving help when facing seemingly impossible situation। आपने क्वेश्चन के हिसाब से ही थोड़ा मोल्ड किया, स्टेटमेंट फॉर्म में अपने इंट्रो को लिखा कि दोनों ही सीगल हो चाहे पायलट हो, दोनों को लाइफ सेविंग हेल्प मिलती है जब दोनों इम्पॉसिबल सिचुएशन में थे। इलस्ट्रेटिंग मीन्स शोइंग हाउ हेल्प अपीयर्स इन अनएक्सपेक्टेड फॉर्म्स। ये बात क्या दिखाती है कि हेल्प जो है अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में हमारे पास आती है हमारे डार्केस्ट मोमेंट्स में। फिर आप दोनों के बारे में बात करोगे, आपको अच्छे से पता है, चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है, आप अच्छे से डिस्क्राइब करोगे किस तरह से हेल्प मिली। सीगल के मामले में मदर ने हेल्प की, वो हंगर मोटिवेशन बना, और अगर हम पायलट की बात करें तो वो ब्लैक एरोप्लेन उस स्ट्रेंज हेल्प की फॉर्म में यहाँ पर आया। एंड देन ये सब लिखने के बाद आपको कंक्लूजन भी देना होगा बिकॉज ये एक लॉन्ग आंसर टाइप है। सो दीज स्टोरीज सजेस्ट दैट ओवरकमिंग लाइफ्स ऑब्स्टेकल्स problems often requires accepting help from unexpected sources, whether through family wisdom or mysterious intervention। तो ये दोनों ही कहानियां हमें सिखाते हैं कि देखो अनएक्सपेक्टेड फॉर्म में हेल्प आए, एक्सेप्ट करने में समझदारी है, फिर चाहे वो फैमिली की तरफ से आए या कभी कभी कोई मिस्टीरियस इंटरवेंशन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, The pilot risked his life for a simple desire to reach home for breakfast. Was this decision ethically right? What do you think? एक ब्रेकफास्ट के लिए इतना रिस्क लेना, क्या ये सही डिसीजन है एथिकली? अपने पर्सनल डिजायर्स को सेफ्टी से कैसे बैलेंस करना चाहिए? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको क्या लगा? पहले तो ये सही है, मतलब आप अगर ब्रेकफास्ट के लिए जान ऐसा देते हुए निकल जाओगे, हालांकि ठीक है, व्हेन इट कम्स टू फैमिली एवरीवन वांट्स टू मीट, लेकिन आप ये सोचो कि अगर आपकी ही जान खतरे में चलेगी फिर फैमिली क्या करेगी? सो ये तो बहुत ही वियर्ड एक डिसीजन लिया पायलट ने। आई वुड नेवर सपोर्ट इट। तो द पायलट्स डिसीजन वाज एथिकली क्वेश्चनेबल, कि मतलब यार इनका डिसीजन टोटली रॉन्ग ना बोलकर आप क्वेश्चनेबल बोलो कि डाउटफुल तो था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पर्सनल कंफर्ट प्रायोरिटाइज किया ओवर सेफ्टी एंड पोटेंशियली एंडेंजर्ड रेस्क्यू एफर्ट्स। तो यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम हो जाती अगर उन्हें कुछ हो जाता। तो देन यू विल टॉक अबाउट पर्सनल डिजायर्स कि चाहे कितने ही स्ट्रांग हो, वो आपकी सेफ्टी से बढ़कर तो नहीं होते। आप अपनी लाइफ को स्टेक पर डालकर तो नहीं इन चीजों के लिए जाओगे। तो द पायलट हैड सेफर ऑल्टरनेटिव्स, उनके पास सेफर ऑप्शंस थे। वो वापस कहाँ जा सकते थे? पेरिस जा सकते थे, या सिचुएशन बेटर होने का वेट कर सकते थे तब अपने घर जाते। सिमिलर पुअर डिसीजंस इंक्लूड ड्राइविंग इन डेंजरस वेदर फॉर कन्वीनियंस। ऐसे ही सेम चीज जो है लोग करते हैं जब ड्राइव कर रहे हैं, बहुत बारिश है, ट्रैफिक से बचना है, तो अनजान रास्तों से चले जाओ जहां आपको आइडिया नहीं है कि कहाँ पर कोई पडल, कोई पिटहोल आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, किसी एक्सीडेंट का रीजन बन सकता है। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करना है टू रीच अर्ली टू अ प्लेस, राइट, फॉर और टेकिंग हेल्थ रिस्क फॉर इमीडिएट प्लेजर। और कभी कभी जंक फूड जैसे हम खाते हैं, हमें पता है कि अल्टीमेटली इट्स हार्मिंग आवर बॉडी, बट प्लेजर के लिए हम खाते हैं, राइट। सो while human desires for home and comfort are natural, no doubt कि ये सारे desires बहुत natural है, ethical decision making requires weighing consequences responsibly। लेकिन अगर हमको ethically सही decision लेने हैं तो हमें दोनों situation के results को थोड़ा सा balance करके सोचना चाहिए, उनके results को weigh करना चाहिए कि इसका नतीजा हमारे लिए कितना safe है। तब हमको इस तरह के decisions अपनी life में लेने चाहिए। जब option है तो why not go for that option? So with that, we have come to the end of the session. I hope you enjoyed the entire chapter. बढ़िया से हमने line by line पूरे chapter को करा है। In case आपके mind में कोई भी question है, let me know in the comment section। और कुछ भी अगर ऐसा कोई term आपकी समझ में नहीं आया है वो भी आप पूछ सकते हो, या आपकी अपनी कोई observation है वो भी आप comment section में drop कर सकते हो। Thank you so much. I will see you in the next class. Bye bye.